गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ठीक है सब, बहुत बढ़िया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक पर मैं 2 वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज मैं आपको इसके जो बचे हुए रूल्स हैं, बचे हुए पैटर्न्स हैं, उनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए हम पढ़ते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित 6 पैटर्न्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम बातचीत करते हैं 7th पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि हम उसको रटेंगे, ये पैटर्न मैंने सिर्फ समझाने के लिए तैयार किए हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। 7th पैटर्न ये कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस हो जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, देन हेड हो, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखते हैं, शी हैड solved the sums. She had solved the sums. She तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, solved थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? the sums. क्लियर? अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेड। क्या लिखते हैं उसके बाद? हेड। उसके बाद बीन लिखते हैं, देन थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट है द सम्स। ये क्या बन जाएगा इसका? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट द सम्स। उसके बाद में क्या आ जाएगा? हेड बीन। हेड बीन के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ ऑलरेडी क्या है? थर्ड फॉर्म। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है उसको वहाँ से हटा करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद बाय और सी को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? हर। द सम्स हैड बीन सॉल्व्ड बाय हर। समझ में आ गया अच्छी तरह से? ये पैटर्न आपके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज इस पैटर्न में सिंगुलर और प्लूरल का कोई मैटर नहीं है। सिंगुलर होगा तब भी हैड बीन और प्लूरल होगा तो भी हैड बीन। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में द सेम हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड और साथ में हम लगाएंगे बीन। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, दैट इज 8th पैटर्न। 8th पैटर्न ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव हो, शैल हैव या विल हैव, उसके बाद में थर्ड फॉर्म हो और थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई शैल हैव क्लीन्ड द रूम, द रूम। I shall have cleaned the room। ये जो सेंटेंस है हमारे ऊपर वाले पैटर्न पर एग्जैक्टली बेस्ट है। सब्जेक्ट देखा तो आई, शैल हैव और विल हैव में से क्या आ गया? शैल हैव। उसके बाद में थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। क्लियर?
अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा हम बाकी पैटर्न में कर रहे थे, वी विल फॉलो द सेम पैटर्न। ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लगाएंगे शैल हैव या विल हैव, और उसके बाद में एक वर्ड जुड़ेगा दैट इज बीन, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, एंड सब्जेक्ट will be changed into object, right? तो हम देखते हैं इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है द रूम, तो इसका क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट द रूम। अब बताइए द रूम के साथ विल हैव लगेगा या शैल हैव? यस, विल हैव लगेगा, बिकॉज शैल हैव तो जब लगता जब इस जगह या तो आई होता या फिर वी होता, या दोनों ही नहीं है और दोनों की ऑप्शंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो 100% और डेफिनेटली क्या लगेगा, विल हैव, विल हैव। उसके बाद में बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है दैट इज क्लीन, सेम टू सेम हम यहाँ लिख देंगे क्लीन, देन बाय, और आई का बन जाएगा ऑब्जेक्ट मी। तो समझ में आ गया आपको? तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके मेनली ये 8 फॉर्मेट्स हैं, 8 पैटर्न्स हैं। इनको आप माइंड में सेट करेंगे, देन देयर विल नॉट बी एनी चांस ऑफ मिस्टेक्स और मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो टेंसेस हैं, तो टोटल जो पार्ट्स हैं 12 होते हैं। टोटल पार्ट्स कितने होते हैं? 12। लेकिन हमने आपको जो पैटर्न बताए वो तो कितने बताए? 8। तो आपको लग रहा होगा कि बाकी 4 पार्ट्स का क्या होगा सर, क्योंकि 12 पार्ट्स होते हैं टेंसेस के और मैंने डिस्कस किया सिर्फ कितने? 8 पैटर्न्स। तो ये स्वाभाविक है कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर बाकी 4 टेंसेस का क्या होगा। याद रखिएगा उसके लिए कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी बी लिखा हो या बीइंग लिखा हो या बीन लिखा हो, अगर एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी बी लिखा हो या बीइंग लिखा हो या बीन लिखा हो, तो उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई बातचीत? कौन कौन से वर्ड हैं? बी, बीन और बीन, तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। देखते हैं एक एग्जांपल। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देखते हैं। ही has been taking, he has been preparing tea for 10 minutes. He has been preparing tea for 10 minutes. अब यहाँ हमने देखा कि क्या लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में? बीन। तो मैंने कहा था अगर एक्टिव वॉइस में बीन आए लिखा हुआ ऑलरेडी पहले ही, या बीइंग आए या बी आए, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? बताइए पैसिव वॉइस क्या होगी? यस, नो पैसिव वॉइस। इसकी कोई पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। समझ में आ गई बातचीत? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। इसमें भी हमने देखा, क्या देखा बताइए? बीन। तो बीन देख लिया, इसका मीनिंग क्या हो गया?
कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो अगेन क्या लिखेंगे इसका हम, इसका जो जवाब आएगा वो क्या लिखेंगे, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस। जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इन द सेम वे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमने 8 पैटर्न्स पर ही डिस्कस किया, बिकॉज 12 पार्ट्स में से जो टेंसेस के 12 पार्ट्स होते हैं उनमें से सिर्फ 8 पार्ट्स की ही जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज इजी। कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के सेंटेंस भी दे दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, चल अब हम देखते हैं कुछ और पैटर्न। जैसे कि देखिए आप एक तरफ एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ लिखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, चल अभी हम देख लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद मॉडल्स, मॉडल्स यू नो मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड और भी है, यूज टू, नीड नॉट, शैल और विल। लेकिन अपन यहाँ पर शैल विल की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि शैल विल को लेकर के हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में शैल या विल हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पर शैल और विल दोनों को ही नहीं लिखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद मॉडल्स हो, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म हो और बाद में ऑब्जेक्ट हो। जैसे I can speak English. करेक्ट? सब्जेक्ट हो गया I, मॉडल्स में से कौन सा आ गया कैन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। I can speak English. ओके, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ना बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में जो मॉडल एक्टिव वॉइस में आया है सेम मॉडल पैसिव वॉइस में लिखेंगे। चेंज करने का मामला नहीं है कि इधर कैन है तो कुड आएगा, नो, इधर कैन है तो पैसिव वॉइस में भी कैन, एक्टिव वॉइस में कुड है तो पैसिव वॉइस में भी कुड, एक्टिव वॉइस में मे है तो पैसिव वॉइस में भी मे, एक्टिव वॉइस में माइट है तो पैसिव वॉइस में भी माइट। जो मॉडल एक्टिव वॉइस में है द सेम मॉडल विल बी रिटर्न while changing a sentence of active voice into passive voice। तो मॉडल्स, उसके बाद भी लिखेंगे, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो ये आ जाएगा इंग्लिश। या कौन सा मॉडल है कैन, तो यहाँ भी क्या आएगा कैन, देन बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके बाद बाय और आई का बन जाएगा मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। तो ये मॉडल्स वाले हैं। कहीं कोई समस्या है तो बताइए आप, बहुत ईजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप तो बस याद रखेंगे कि जो मॉडल एक्टिव वॉइस में आया है द सेम मॉडल विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। करेक्ट? तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित जो तरीके थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए।
और आई थिंक यू आर नॉट हैविंग एनी कन्फ्यूजन नाउ। अब हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेज which have the notion of order, advice, suggestion, request etc. उन सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, आपको भी बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी बिना किसी कंफ्यूजन के। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी मामला है। नथिंग इज टू बी कंफ्यूज्ड, अंडरस्टैंड। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला पैटर्न तो यह है कि ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप सोचेंगे सब कुछ सेंटेंस होता है कि है ना, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं, कहीं कोई अता पता ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। देखिए जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म, और द डोर क्या होगी? ऑब्जेक्ट। क्लियर? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले एक वर्ड जोड़ेंगे अपनी तरफ से, दैट इज लेट। कौन सा वर्ड जोड़ोगे? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म। नया वर्ड आया, इसको आप ध्यान रखेंगे। लेट ये कब आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला तरीका क्या है या पहली पहचान क्या है कि वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? लेट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, लेट द डोर। उसके बाद में बी और ओपन फर्स्ट फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन। ये पहला तरीका है इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का और इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का। दूसरे तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डोंट से शुरू होते हैं। डोंट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई मेक, ऑब्जेक्ट आ गया नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। ओके, बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले वो लेट, देन ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म, सॉरी बी, देन थर्ड। तो सबसे पहले लिख दीजिए लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? एनोइस, फिर क्या लिखेंगे? नॉट, देन बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। इसमें से डोंट में से अगर पूरा फॉर्म लिखे तो बनता है डू नॉट। तो इसमें से डू हट जाता है पूरी तरह से और नॉट का यूज कर देते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद। आई बात समझ में? नॉट आता है किसके बाद? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद, और डू जो है वो पूरी तरह से हट जाता है। क्लियर हो गई बातचीत? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का दूसरा पैटर्न। पहला तो क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो सकता है। समझ में आ रही बातचीत? यह है इम्पेरेटिव सेंटेंस के दो तरीके। हम बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल की जो एग्जामिनेशंस है उसमें बहुत पूछे जाते हैं और अनेक बार कैंडिडेट्स इस गलतफहमी में होते हैं कि हमने तो अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बट ऐसा नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी अनेक बार पूछे गए हैं। तीसरा तरीका इम्पेरेटिव सेंटेंस का
इंपेरेटिव सेंटेंस अनेक बार प्लीज या काइंडली से भी शुरू हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से। फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, प्लीज या काइंडली, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। करेक्ट? जैसे काइंडली इश्यू मी टीसी, प्लीज काइंडली में से काइंडली आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई इश्यू, ऑब्जेक्ट आ गए, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, मी भी है और टीसी भी है, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत इजी, वेरी सिंपल मेथड। आप यहाँ से प्लीज और काइंडली को हटाएंगे और प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को उठा के क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। काइंडली है तो काइंडली को उठा के क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड। और बाकी बचा हुआ सेंटेंस है, बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है प्लीज काइंडली के बाद, उसको एज इट इज विदाउट एनी चेंज आप लिखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी टीसी। समझ में आ गई बातचीत? यू आर रिक्वेस्टेड टू किसकी जगह लिखा? प्लीज आएगा तो उसकी जगह भी लिखेंगे और काइंडली आएगा तो उसकी जगह भी लिखेंगे। तो तीन तरीके मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बताए। इंपेरेटिव सेंटेंस का लास्ट तरीका है, उसको भी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस और भी बन सकता है। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही लेट से शुरू होते हैं। अब तक तो हमने देखा कि हम पैसिव वॉइस में लेट लगा रहे थे। कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव वॉइस में ही लेट से बिगिनिंग रखते हैं अपनी। लेट, उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे लेट हिम गो, लेट हिम, सॉरी सेंटेंस चेंज करता हूं, लेट हिम राइट ए लेटर। सेंटेंस इसलिए चेंज किया क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको उठा करके इसको लिखा है। तो इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले भी लेट ही रहने देंगे पैसिव वॉइस में भी, देन ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, देन बाय, सॉरी बी, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, और उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन लिखा है उसको हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। उससे पहले क्या लिख देंगे इधर पैसिव वॉइस में? लेट, लेट ए लेटर, देन बी, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न, देन बाय, प्रोनाउन कौन सा दे रखा है? हिम, लेट ए लेटर बी रिटर्न बाय हिम। तो इस प्रकार से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर नेगेटिव सेंटेंस का क्या करें? नेगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन कर लिए, उसमें नोट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में भी क्या आ जाएगा? नोट। सो दैट इज नॉट ए बिग इश्यू। और इस प्रकार से हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।